गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स क्लास में हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम डायनामिक्स में हुक्स लॉ का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज हम वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ डोरी में गति का अध्ययन करेंगे कि अगर स्वाभाविक लंबाई L की एक हल्की प्रत्यास्थ डोरी जिसका प्रत्यास्थ मापांक लैम्डा है एक सिरे से लटका है, दूसरे सिरे पर m द्रव्यमान का कण बंधा है, गति की विवेचना कीजिए। मैंने 3 डायग्राम शो की है। पहले OE ओ सिरे पर कण सिरा बंधा हुआ है, ए पर m द्रव्यमान का कण बांधकर लटका दे जाते हैं, डोरी को सीधा ओ सिरे पर बांधकर लटका दिया जाता है। तो जो OA है वो डोरी की स्वाभाविक लंबाई L है। उसके बाद इस सिरे A पर हम m द्रव्यमान का कण बांधते हैं। तो नेचुरली जब किसी भी इलास्टिक स्ट्रिंग में कोई द्रव्यमान आप बांधेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, और जब m द्रव्यमान का कण बांधकर लटकाते हैं तो उसकी लंबाई OA से बढ़कर B तक चली जाती है, यानी कि AB डोरी में विस्तार आ जाता है। और तीसरा, उसके बाद इस सिरे B को हम किसी बिंदु C तक खींचकर छोड़ देते हैं। तो B बिंदु तक तो क्या था कि वो वैसे ही स्वाभाविक लंबाई से उसमें तनाव था, लेकिन एक बार बनने के बाद गति रुक जाती। जब आप उसे B से भी आगे खींचकर छोड़ते हैं तो कण क्या होगा, वापस बिंदु C से वापस B की ओर जाना प्रारंभ होगा। किसी समय t पश्चात कण बिंदु P पर है और Bp = x है। अब हम इसकी गति की विवेचना करेंगे कि माना डोरी की स्वाभाविक लंबाई L है। पहले बिंदु A पर m द्रव्यमान का एक कण लटका है, तो पोजीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम में AB = क्या है, B है, यानी कि स्थैतिक संतुलन की अवस्था में AB = B है। तो संतुलन की अवस्था में जो तनाव T0 है, 0 मैंने संतुलन के लिए यूज किया है, T0 = क्या होगा, लैम्डा इंटू डोरी में विस्तार बटे नेचुरल लेंथ, तो लैम्डा B बटे L। अब ये T0 क्या होती है, फोर्स। ये फोर्स किसके कारण हुई, m द्रव्यमान के कारण, और द्रव्यमान नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर लटका है, तो इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G भी काम कर रही है, तो इसलिए फोर्स किसके इक्वल आएगी, mg की। तो अपने पास क्या आ गया, T0 = लैम्डा B अपॉन L = mg, या इससे लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन Lm = B अपॉन G। अब कण को बिंदु C तक खींचकर छोड़ा जाता है और BC = मान लेते हैं हम C है। T समय पश्चात कण बिंदु P पर है और Bp = x है। तो अब टोटल विस्तार उसमें कितना हो गया, AB तो पहले था, x और है जब कण बिंदु P पर है, तो विस्तार कितना आ गया, B + x। तो जो इसमें टेंशन होगी T, वो क्या होगी, लैम्डा इंटू विस्तार B + x अपॉन L। अब इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का समीकरण, mx विल बी इक्वल टू, क्योंकि mg जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो संतुलन की अवस्था में भी नीचे की ओर लग रहा है, तो mg - t, क्योंकि जो मोशन हो रहा है जब उसे खींचकर छोड़ रहे हैं तो जो तनाव t पैदा हो रहा है उसके कारण हो रहा है, तो वो उसे ऊपर की ओर लेकर जा रहा है। तो इसलिए मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी mx = mg - t। t का मान हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो mx = mg - लैम्डा B + x अपॉन L। अब ऊपर हमने लिखा है कि लैम्डा B अपॉन L = mg है, तो वो mg लैम्डा B अपॉन L से कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या रहा आपके पास, mx = लैम्डा x अपॉन L। m से डिवाइड किया तो x = लैम्डा x अपॉन ml। इक्वेशन ऑफ SH है। तो सरल अवृत्त गति का आवर्तकाल क्या होता है, 2 पाई अपॉन
रूट लैम्डा रूट म्यू, तो ये क्या बन गया 2 पाई अपॉन रूट एल एम अपॉन लैम्डा। ऊपर जैसे फर्स्ट इक्वेशन में मैंने लिखा है कि लैम्डा अपॉन एल एम इज इक्वल टू बी अपॉन जी बी होता है, तो एल एम अपॉन लैम्डा क्या हो गया जी अपॉन बी। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 2 पाई रूट जी अपॉन बी अपॉन जी। तो आपके पास अवृत्तकाल 2 पाई रूट एल एम अपॉन लैम्डा और 2 पाई रूट जी अपॉन बी इसका मान आ जाता है। अब है इसमें दो केस बनते हैं। केस 1, इफ सी इज लेस देन बी, यानी कि बिंदु बी से सी तक जो खींचा है वो जो विस्तार है सी अगर वो बी से छोटा है, अगर सी बी से छोटा है तो नेचुरल कण बी के बाद भी ऊपर की ओर जाता है तो बिंदु ए तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इस प्रकार से जो कण की गति होगी वो पूर्णतया सरलवृत्त गति ही होगी, और इसलिए अपने क्या लिखेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल एम अपॉन लैम्डा, जो उसका पूरा अवृत्त काल ही रहेगा। लेकिन अगर c b से बड़ा हो जाता है तो फिर क्या होता है, कण a पर जाकर रुकेगा नहीं, उससे भी ऊपर की ओर जाएगा, और जैसे कण a से ऊपर की ओर जाता है तो उसमें तनाव खत्म हो जाएगा, क्यों, जो कि संतुलन की अवस्था में विस्तार था वो भी खत्म हो जाएगा और रस्सी ढीली होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए बिंदु ए के ऊपर यदि कण जाता है तो कण ए के ऊपर एसएचएम में नहीं चलेगा, वह एसएचएम के अतिरिक्त न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग गति करेगा। और अपने पास क्या है, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स अपॉन एल एम, एक्स डबल डॉट वी डी वी बाई डी एक्स, तो वी स्केयर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स स्केयर अपॉन एल एम प्लस सी। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू सी, तो v इज इक्वल टू 0, क्योंकि x इज इक्वल टू जब आप c रखेंगे v 0 है तो यहाँ से c का मान आ जाएगा। c का मान मैं वापस सब्स्टिट्यूट करूँगा तो v स्केयर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एल एम इंटू सी स्केयर माइनस बी स्केयर, और इस वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो बिंदु a पर जब आप पहुँचेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, क्योंकि b नीचे की ओर अगर पॉजिटिव है, जैसे आप o की राइट हैंड साइड में पॉजिटिव लेते थे, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, अब आपका कण नीचे की ओर खींचा गया, तो जैसे b के ऊपर की ओर जाएंगे बिंदु a पर x इज इक्वल टू माइनस बी, v इज इक्वल टू v1, तो क्या हो गया v1 स्केयर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एल एम इंटू सी स्केयर माइनस बी स्केयर। यानी कि बिंदु A से कण कांस्टेंट वेग v1 के अधीन गति करेगा वह, और वह तब तक गतिमान रहेगा जब तक उसका वेग शून्य नहीं हो जाता, क्योंकि वैसे तो ये अचर वेग है, लेकिन जैसे कण ऊपर की ओर जाएगा गुरुत्वाकर्षण जो है mg वो नीचे की ओर काम कर रहा है, तो वो उसकी वेलोसिटी को कम करता रहेगा। तो इसलिए A के ऊपर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, वो डिस्टेंस आपके वेग और जितनी लंबाई c से आपने खींचा था उसके अकॉर्डिंग जितनी दूरी तक खींचा गया था उस दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके ऊपर वह दूरी, उस दूरी को निकालना हो तो दूरी इज इक्वल टू वेग इनटू समय होता है, तो अपने पास उसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से v1 आ गया, और उसकी गति जो है, मैं फिर से कह रहा हूँ, B से A तक वह SHM में गति रहेगा, उसके बाद वो अचर वेग v1 से ऊपर की ओर गतिमान होगा, और वह तब तक ऊपर की ओर जाता रहेगा जब तक उसकी वेग शून्य नहीं हो जाता, और जैसे ही शून्य होगा वह वापस नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे बिंदु E पर पहुँचेगा उसके बाद फिर से डोरी में तनाव आना शुरू हो जाएगा, बिंदु B तक स्थैतिक संतुलन की अवस्था रहेगी, और B से फिर वह नीचे C की ओर गतिमान होगा। तो आज इतना ही, अगले पीरियड में हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।